मेरा नाम शीतल है। मैं अपने परिवार की सबसे मुंहफट और चुलबुली लड़की हूँ। मुझे मस्ती मजाक करना बहुत पसंद था और अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लिया करती थी। हम गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मेरा परिवार में मुझे छोड़कर सभी लोग बहुत सीधे हैं। मैं तो बहुत चुलबुली टाइप की लड़की हूँ। मेरे घर में 4 भैंस पलती थी। मेरे पिताजी दूध बेचा करते थे। दूध लेने के लिए हमारे गांव में एक औरत बड़ी सी स्कैन लेकर लेने आती थी और पूरे हफ्ते का दूध एक साथ ही लेकर चली जाती थी। उनको हम सब बड़ी अम्मा बुलाते थे। बड़ी अम्मा से हम सब लोगों की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह हमारे खाने पीने की चीजें लेकर आया करती थी। बड़ी अम्मा हमारे घर बहुत सालों से आ रही थी। उनका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था, इसलिए मेरी माँ उनको फ्री में दूध दिया करती थी। सिर्फ हमारा घर ही नहीं बल्कि हम वह हफ्ते में एक एक दिन सबके घर जरूर जाया करती थी और वहां से कुछ ना कुछ लेती रहती थी, या घर वाले खुद ही उनको अपनी खुशी से कुछ भी दिया करते थे। जिस दिन घरों में वह जाती वहां पर मशहूर मशहूर था कि वह बड़ी अम्मा के हाथों में बहुत बरकत है। जिस घर में कोई चीज लेकर जाती है उस घर में कोई बरकत कभी खत्म नहीं होती है। उसे वक्त बच्ची थी जब बड़ी अम्मा हमारे घर जाती थी तो उनके कंधे से चिपक कर शरारतें करने लगती थी। वह मुझे बहुत प्यार से कहलाती थी, मेरे गाल सहलाती थी। हम सब बच्चे बड़ी अम्मा के पीछे किसी बारात की तरह लगे रहते थे। वह जहाँ आ जाती हम उनके साथ साथ जाते थे और उनको गांव से निकाल कर ही वापस आ गए थे। मगर लोगों की यह बात तो मुझे अक्सर झूठी लगा लगा करती थी कि अम्मा को जो चीज लेकर जाती है उनमें से घर में बरकत आ जाती है। क्योंकि हर मंगलवार को जब हमारे घर में दूध लेकर आती तो हमें दूध की कमी पड़ती थी। कई बार तो हमारा दूध बिल्ली पी जाया करती थी, या तो जिस भैंस का दूध वो लेकर जाया करती थी वो बीमार हो जाया करती थी, या फिर दूध गिर जाता था। अगर वह सब नहीं होता तो दूध खराब हो जाता, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था, कभी कभी होता था। मेरी माँ बहुत सीधी थी। उन्होंने कभी इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं अक्सर माँ का ध्यान इन बातों पर लगाना चाहती थी और वह जब मजबूर करती थी तो शीतल बेटा, कभी भी इंसान का बुरा नहीं करते। तुम देखो, जब अम्मा दूध लेकर नहीं जाती तब भी तो भैंस दूध खराब हो जाता है, या भैंस इससे पहले या बाद में भी तो बीमार हो जाती है। और कल रात ही तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिल्ली सारा दूध पी गई। अब क्या उसका इल्जाम भी तुम बड़ी अम्मा पर लगाओगी? माँ की बातों पर मैं चुप हो जाया करती थी, लेकिन मैं अपना क्या करती। इसे बार बार ऐसा ही लगता था, जबकि मेरी बड़ी अम्मा से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह तो बेचारी बल्कि मेरी बहुत तारीफ करती थी और मुझे चीज खाने के लिए भी पैसे दिया करती थी। खैर, ऐसे ही देखते देखते मैं बड़ी हो गई। अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। अब मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि बड़ी अम्मा की वजह से कुछ होता है, लेकिन मेरी उम्र की इस बढ़ोतरी ने मेरे सामने एक नया अमाल मलाला लाकर खड़ा कर दिया। 18 साल की थी यह बात मैंने अपने अच्छे से समझ ली थी कि हमारे घर में बहुत साफ सफाई रहती है, सब लोग रोजाना नहाते हैं, लेकिन बड़ी अम्मा बहुत गंदी रहती थी, उनके शरीर में बदबू आती थी। मैंने माँ को बड़ी अम्मा की गंदगी की तरफ ध्यान देने को कहा। माँ ने मुझे फिर से ऐसे ही डांटा और करने लगी, वह साफ सफाई करे या ना करे तुम्हें क्या होता है? तुम बेवजह हर मामले में अपनी चोंच मत लगाया करो। माँ की डांट की वजह से मैं इस बात को भी भूल गई, लेकिन एक हफ्ते बाद बड़ी अम्मा नहीं आई। मुझे तो बहुत खलबली मची हुई थी कि भला ऐसी क्या बात हो गई कि बड़ी अम्मा अम्मा दूध लेने नहीं आई। मैं रोज माँ से कहती कि बड़ी अम्मा नहीं आती, अब क्या हो गया उनको? हमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि वह हमारे घर ना आए हो या उन्होंने किसी भी दिन छुट्टी की हो, लेकिन फिर वह अब पूरे 1 महीने तक नहीं आई। माँ भी परेशान हो गई थी कि आखिर बड़ी अम्मा क्यों नहीं आ रही। जाने बेचारी पर कौन सी मुसीबत आ गई है, वह मर तो नहीं गई। इस बात पर तो कोई मुझे भी गम हुआ था कि बड़ी अम्मा तो बहुत अच्छी औरत थी, पता नहीं उन बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा। वह यहाँ भी नहीं रही, हमें तो उनके घर के बारे में भी नहीं पता है, कहाँ पर है उनका घर, वरना जाकर उनके बारे में मालूमात कर लेती। खैर, ऐसी नौबत भी नहीं आई और अगले महीने वो हिलती धुलती हमारे घर आई गई। एक एक करके सब उससे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आप पूरे 2 महीने यहाँ नहीं आई। हम तो उनके लिए बहुत परेशान हुए थे और अपना नहीं क्या क्या सोच बैठे थे, मगर उन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो तो बस मुस्कुराई जा रही थी। मैंने कहा, बड़ी अम्मा, हम आपको लिए इतना परेशान हो रहे हैं, आप टूथपेस्ट का ऐड कर रही हो। बताओ, इतने दिनों से आप कहाँ थी? आप मैंने बेझिझक उनसे पूछा, जिस पर माँ मुझे घूर कर देखने लगी। बुढ़िया माँ मुझसे कहने लगी, बस बिटिया रानी, अब तुम अपनी जुबान पर ताला लगा डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं तो चौंक गई थी और बस उनकी तरफ ही हैरानी से देख रही थी। यह बात तो सब जानते थे कि मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। मैं फटाफट उठी और बचपन की तरह बड़ी अम्मा के कंधों को पकड़कर पूछा, कब दिखा रही हो मुझे तस्वीर मेरे होने वाले वर की? मेरी बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी और दादी भी खूब जोर जोर से हंसने लगी। मेरी चाची तो हाय दैया कहकर अंदर चली गई और मैं पीछे शरारत से अभी तक बड़ी अम्मा के कंधों पर लटकी हुई थी। मेरी माँ कहने लगी, बताइए कहाँ से रिश्ता लेकर आई हैं आप? बड़ी अम्मा कहने लगी, शीतल की माँ, मैं पास के गांव में मेरी एक बहन बनी हुई है। पति उसका गुजर चुका है और एक बेटी है, वह भी कुछ दिनों के बाद शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। एक जवान बेटा है, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और सुशील। मैं उसी के बेटे के लिए शीतल का रिश्ता लेकर आई हूँ। तुम अपने घर के सब से बात करो और हाँ, इनकार मत करना। रिश्ता बहुत ही अच्छा है, जितना सोचोगी वक्त लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन हाँ, जवाब मेरी मर्जी का होना चाहिए, इनकार मत करना। यह सारी बात होने के बाद बड़ी अम्मा हमारे घर से जा चुकी थी। इधर मेरी माँ सोच में पड़ गई थी। सच पूछो तो मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं शहर में शादी करना चाहती थी और बड़ी अम्मा तो हमारे पड़ोस वाले गांव में ही रिश्ता लेकर आई थी। लेकिन माँ के सोचते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वह मेरी शादी वहीं न कर दे। मैं तो माँ को साफ इनकार कर चुकी थी कि मुझे यहाँ रिश्ता पसंद नहीं है। बड़ी अम्मा जैसे खुद है वैसे ही मेरा रिश्ता लेकर आई होंगी। मैं कैसी हाल में भी वहाँ शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस भरी और मुझे यकीन दिलाया कि सीता, तुम्हारी मर्जी बगैर कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मुझे भी सुकून आ गया। शाम को जब पिताजी घर आए तो मैंने उनको रिश्ते के बारे में पूरी बात बताई। जिस बार पर पिताजी ने तो सर हिलाया और चाय पीने लगे। मेरे लिए यह सब कुछ अच्छी थी कि किसी ने इस बात को ध्यान से नहीं सुना। मतलब इन रिश्ते में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन तभी अचानक बड़ी अम्मा घर आ गई और साथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी। सबसे पहले उन्होंने जबरदस्ती वह मिठाई मुझे खिलाई, जो ना चाहते हुए भी मुझे खानी पड़ी। फिर बाकी घर वालों को भी मिठाई खिलाई, कुर्सी पर बैठ गई। देखो, तुम्हारी बेटी का नसीब कितना अच्छा है। कल ही मैं रिश्ते के बारे में बताकर आई थी और आज ही रिश्ते के लिए की नौकरी में तरक्की हो गई। बस अब तो तुम लोग हाँ ही कर दो, मैं यकीन दिलाती हूँ वह तुम्हारी शीतल बहुत खुश रहेगी। बड़ी अम्मा की बात से पिताजी कुछ कुछ सहमत नजर आ रहे थे और कहे जा रहे थे कि मुझे तो बस आज ही हाँ चाहिए। बस हाँ कर दो जल्दी से और फिर मैं लड़के की माँ को शगुन के लिए लेकर आती हूँ। यह बात माँ ने मेरी तरफ सर घुमाकर देखा और कहने लगी, यह देखो शीतल खड़ी है। मैं तुम्हारे हाथों से यह पहली पहली बड़ी है। एक बार इससे भी पूछ लो, अगर हाँ कर दे तो कल की बजाय आज ही लड़के वालों को हाँ कराना। माँ की तरफ पिताजी ने मेरी तरफ तरफ सर हिलाकर सारा फैसला मुड़कर मुझ पर ही छोड़ दिया। मैं तो हर बात बेझिझक कर दिया करती थी, मगर मैं इनकार करना चाहती थी, पर न जाने कैसे मेरा इस इनकार का बजाय हाँ में बदल गया। मैं खुद तंग रह गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने तो अपने मुंह से निकाह ना करना चाहती थी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरी हालत तो बहुत अजीब हो चुकी थी। मेरे हाँ करते हैं बड़ी अम्मा ने आधा मिठाई का डिब्बा दोबारा खोला और सबको खिला चलती बनी। सभी घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। मुझे यह सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर छुपी बैठी थी। मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें इनकार करना चाहिए था, मगर तुमने अपनी माँ को हाँ में बदल दिया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हैरत की बात यह थी कि हम सब घर वाले खुश ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश थे। मगर यह सब अचानक ही हुआ था और खैर इसी दौरान मेरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर ना चाहते हुए भी मैंने कैसे कैसे हम खुशी खुशी तैयार कर रहे थे।
दादी माँ और चाची खूब मिलकर मेरी टांग खींचा करती थी। हम लोग एक दूसरे को खूब छोड़ा करते, ऐसे ही हंसते हंसते खेल अपनी शादी की तैयारी में मगन हो रहे थे। पिताजी भी बहुत खुश थे। मेरे लिए बहुत अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर ऑर्डर किया गया था। मेरे दहेज का सामान आना शुरू हो गया था। पूरे गांव में की कम कम करने वाली औरतें सुबह सुबह हमारे घर में जमा हो जाया करती थी। कोई कुछ काम करवाती तो कोई कुछ। ऐसे हंसते खेलते वक्त का पता नहीं चला। रात को जब मैं सारे कामों में फ्री होकर अपने बेड पर जाकर लेटी तो मेरे दिमाग में सोच सी आई और मेरा दिमाग अजीब महसूस कर रहा था, जैसे ही कोई मुझे या शादी करने को मना करना चाहता हो। मैं इस बारे में बहुत सोचा, बहुत गौर किया, मगर ना तो मुझे इनकार की वजह समझ में आई, ना ही इतना खुश होने की। मेरी शादी 5 दिन बाकी रह गए थे। ये बड़ी अम्मा फिर हमारे घर चली आई, लेकिन इससे पहले वह लड़के वालों को मेरे परिवार के से मिलवा चुकी थी। मेरी सास और नंद दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी ससुराल में मेरी सास, एक छोटी नंद और मेरा पति, यह तीनों साथ मिलकर रहा करते थे। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ फोटो में देख रखी थी। फोटो में ही वह काफी स्मार्ट और पढ़े लिखे दिखाई दे रहे थे। और उस दिन तो बड़ी अम्मा सुबह सुबह हमारे घर आ गई और बहुत ही खूबसूरत और सादा सा लाल कलर का लहंगा मेरे पास लेकर आई। कहने लगी कि अपनी शादी वाले दिन तुम्हें यही लहंगा पहनना है। मैंने काफी दिनों ये लहंगा तुम्हारे लिए बनाकर रखा है। तुम्हारे अपनी शादी वाले दिन ही यही पहनना और इसी को पहनकर इस घर से विदा होना। वो लहंगा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मगर मुझे अच्छा लगा जब अम्मा ने मुझे इतने प्यार से वह लहंगा गिफ्ट किया। मेरा शादी का लहंगा तो पहले ही बन चुका था, लेकिन बड़ी अम्मा की बात मानने के लिए और उस लहंगे को पहनने को तैयार हो गई। और अब यह तय हुआ कि मैं इसी लहंगे को पहनकर अपने ससुराल जाऊंगी। धीरे धीरे करके वह वक्त भी आ गया कि मेरी शादी उस दिन आ चुका था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह खुशकिस्मत दिन मेरी आने वाली पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। सिर्फ एक उसी दिन के लिए कोई बहुत पहले से तैयारी में लगा हुआ था, और अब वह तैयारी मेरे ससुराल जाने के बाद पूरी हो जा सकती थी। शादी वाले दिन बात बात पर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। माँ, पिताजी, दादी सभी लोग बात बात पर मुझे चुप करा रहे थे और मुझे गले लगाकर कह रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर को सबसे लाडली बेटी थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं इस घर की रौनक हूँ। दादी भी चुपके से अपने आंसू कई बार साफ कर चुकी थी। हाँ, जैसे ही रितेश ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, उसके बाद मैं खुद पर काबू न रख पाई और विदाई के वक्त खूब दहाड़े मार मार के रोने लगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बारात में आए सभी लोग की खलबली मच गई कि दुल्हन को क्या हो गया। मेरे बेहोश होने पर सबसे ज्यादा परेशान बड़ी अम्मा हुई। मेरी सास को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। मेरे बेहोश होने पर डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी विदाई 1 हफ्ते बाद हुई। बड़ी अम्मा ने तो बहुत चाहा कि मैं अभी इसी वक्त विदा होकर अपनी ससुराल चली जाऊं, मगर मेरे घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया। तभी तो किसी ने मेरी शादी की मिठाई भी नहीं खाई थी। जब मैं बेहोश हो गई तो मेरी सास बार बार बड़ी अम्मा की तरफ देख रही थी और बड़ी अम्मा मेरी सास की तरफ। पूरी तरह से उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे और ना चाहते हुए भी मेरे ससुराल वाले वापस चले गए और मुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। उस 1 हफ्ते में मैंने एक बात का बहुत ज्यादा महसूस की कि बड़ी अम्मा पूरे हफ्ते लगातार रोज हमारे घर आती रहीं। अब मुझे बड़ी अम्मा से चिढ़ होने लगी थी। कभी वह मेरी सेहत के लिए फल लेकर आती तो कभी मेरा मनपसंद खाना लेकर आती, तो कुछ बड़ी अम्मा लेकर आती। मेरा उनको बिल्कुल भी खाने को मन नहीं करता था। मेरा दिल बार बार उनसे मना करने को चाहता था। मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब बार बार मुझसे मिलने की जिद करती तो मैं भी उनको देखकर उनके कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती थी। मुझे उनको देखकर बहुत चिढ़ होने लगी थी, न जाने क्यों। लेकिन सभी घर वाले उनका खूब आओ भगत करते। वह आती थी, माँ उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, जो सबसे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता था। भला इतनी गंदी और भीख मांगने वाली औरत के लिए इतने इंतजाम किए जाते हैं। मेरी विदाई होने से 1 दिन पहले मीठे चावल का पतीला मेरे लिए लेकर आई थी। उस वक्त मुझे उन सब पर
बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए मैंने उन चावलों को देखा तक नहीं था। मगर रात के बीच जब मुझे भूख लगी तब मैंने सोचा कि बड़ी अम्मा जो चावल लेकर आए थे वही खा लेती हूँ। पहले भी तो मैं इस उनकी लाई हुई चीज खा लिया करती थी। मैं जब किचन में वापस चावल लेने गई तो पतीला बिल्कुल खाली पड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। खैर मैंने चाय पी ली और वापस अपने कमरे में आ गई और लेटकर अपने आने वाली जिंदगी बारे में सोचने लगी। अचानक ही मुझे दुख होने लगा कि पता नहीं मैं इस शादी के लिए क्यों हाँ कर दी थी। अब बड़ी अम्मा सारी उम्र मुझ पर अपना रौब चढ़ाएंगी। वह औरत जो दूसरे के घरों को मांग कर अपना गुजारा करती है आई है, वह मुझ पर हुक्म चलाएगी, क्योंकि यह सुन चुकी थी कि रितेश के घर में बड़ी अम्मा का बहुत चलती है। और ऐसा सिर्फ रितेश के घर में नहीं बल्कि आसपास के गांव में कई है जहां उनकी जान पहचान बहुत घरों में हो गई थी। वहां पर उनकी बहुत बात मानी जाती है, लेकिन हमारा मिजाज ऐसा नहीं था। मेरे परिवार वाले उनसे सिर्फ एक हद से रहकर मिलते थे, बल्कि वो खुद ही हमारे घर पर आना जाना लगाए रखती थी। कुछ लोगों का कहना था कि बड़ी अम्मा की वजह से ही हमें इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई है। वह बस जैसे जैसे वह हमें बताती वैसे ही हमारी खुशियां बढ़ती चली जाती है। मुझे यह सोच सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो वैसे भी काफी मुंह फट सी थी। सोच लिया था कि अगर बड़ी अम्मा ने शादी के बाद मेरे किसी मामले में टांग अड़ाई की कोशिश की तो मैं उनसे साफ साफ मना कर दूंगी। मेरी सारी रात बहुत बेचैनी से कटी और अगले दिन विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब भी बड़ी अम्मा ने बहुत जिद की मैं उनका दया हुआ लहंगा पहनूं, मगर मैं एक बार उस लहंगे को पहन चुकी थी और दूसरी तरफ बड़ी अम्मा ने ऐसे व्यवहार से ने मेरे दिल को बोर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी अम्मा को समझाया और अपने लिए तैयार किए हुए लहंगे को पहनकर अपने ससुराल चली गई। जब वहां गई तो सास का मूड तो ठीक था, लेकिन बड़ी अम्मा का मुंह फूला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे परवाह नहीं थी। उसी वक्त मैं इस बात को समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी का किया हुआ फैसला मेरे लिए सबसे गलत साबित हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाँ करने की वजह से हुआ है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी और बड़ी अम्मा को इतना मौका नहीं दूंगी कि वह मेरे मामले में टांग अड़ा सके। ससुराल में आते ही मुझे सबसे पहले खीर खिलाई गई, मगर बड़ी अम्मा के हाथ से मुझे खीर खाना गवारा नहीं था। मैंने बड़ी अम्मा से कहा कि मैं रात को मीठा नहीं खाती, इसलिए मैं इस खीर को नहीं खा सकती। माफ कीजिएगा। मैंने खीर खाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बड़ी अम्मा का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और मेरी सास मेरी तरफ खुशी से देखने लगी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितना शादी का शौक मुझे था ना, शायद ही किसी और को होता। मगर मुझे अपनी शादी वाले फैसले में बहुत ही नफरत हो रही थी। मैं बस खुद को किए खड़ी थी। फिलहाल सब बातों को नजरअंदाज करके बड़ी अम्मा ने अपना रंग दिखाने की दोबारा कोशिश की और रस्म की गई। रात को जैसे ही मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया तो मैं वहां मेरी सास आ गई और वह वही हरकतें भी करने लगी जो सास करती हैं। मैं उनकी सारी बातों को बस अक्सर हिलाकर सुन रही थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनकी कोई बात सुनूं। मैं तो चुपचाप ही बैठी रही। लगभग 1 घंटे के बाद मेरा दिमाग खराब करके चली गई। फिर मेरे पति मेरे कमरे में आए। उन्होंने भी आम पत्नियों की तरह मुझे नसीहत दे देना शुरू कर दी, जिसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने जब यह कहा कि बचपन से ही हमारे घर में मासी, जिन्हें मैं बड़ी अम्मा कहकर बुलाती थी, उनका ही कहना माना जाता है इस घर में। जैसे मासी रहती हैं वैसे ही होता है, तो तुम उनका लिहाज करना और उनके साथ बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना और मैं सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मासी के कुछ भी हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तंग रहकर अपने पति से अम्मा की बात को सुनने लगी, जिसके पास जाते वक्त मैं अपनी नाक बंद कर लिया करती थी। तो मैं अभी मौके का नजाकत देखते हुए मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और चुप ही बैठी रही। शादी के अगले दिन मैं बड़ी अम्मा का हर काम को अपने आप को आगे कर रही थी और हर काम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी राय मशवरा दे रही थी और मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराने लगी। मगर मुझे घिन आने लगी। खैर जैसे तैसे शादी निपट चुकी थी और सारे मेहमान अपने अपने घर को वापस लौट गए। पीछे मेरे लिए सास तो और पति तो थे, जिसके साथ मुझे सारी उम्र रहना था। मगर बड़ी अम्मा आजमाइश की तरह मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी, जिसे मैं ना निकाल सकती थी और ना ही उगल सकती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही बड़ी अम्मा भी अपना सामान पैक करने लगी और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई।
जिस पर मैंने राहत की सांस ली। नाग नंद का व्यवहार तो नॉर्मल ही था, लेकिन पति का व्यवहार बस ठीक ठाक था। लेकिन अजीब व्यवहार तो मेरी सास का था, जो बड़ी अम्मा के जाने पर बेवजह रोए जा रही थी और मोहब्बत के बार बार उनके हाथों को चूम रही थी। मैं इस ड्रामे से बोर होकर वहां से वापस जाने लगी तो रितेश की घूरती हुई निगाहें मुझ पर पड़ने लगी। न चाहते हुए भी मुझे मुझे बड़ी अम्मा को गले लगाना पड़ा। गले लगाते वक्त बड़ी अम्मा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ शीतल बेटी, तुम तो मेरी जान हुआ करती थी, तो अब मेरी तरफ से इतनी बड़ी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि वह सब मौजूद थे और वहां पर कोई भी होता तो तब भी क्या यह कहती कि मेरा दिल नहीं चाहता है तो आपसे बात करो। मैंने कहा कि नहीं बड़ी अम्मा, आपको वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। जिस वक्त हम उनको छोड़ने के लिए दरवाजे पर गए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मुझसे बहुत गहरी सोच की नजरे से देख रही थी, या शायद और कुछ सोच रही थी, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैं उनको नजरअंदाज करके अंदर चली आई। शादी पूरी तरह से लिपट चुकी थी, तो मैंने घर के मामलों पर गौर किया। छोटे से लेकर बड़े काम तक घर के मामलातों को बड़ी अम्मा को ही अहमियत दी जाती है। वह हमारे घर में न रहने के बावजूद भी हमारे घर के फैसले के मौजूद थी। और खैर, अब मैंने सोचा कि यह औरत तो मर के ही हमारे घर का पीछा छोड़ेगी, तो मैं उनको नजरअंदाज करके बाकी कामों का ख्याल किया जाए। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरी सास बहुत अजीब हरकतें किया करती थी। खासकर वो रात को एक काले रंग की धोती पहनती थी और उसी को पहनकर सोती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भला आज के दौर में कोई धोती पहनता है। मैंने अपने मुंह फट होने की वजह से उनको बात बोल दी कि माँ जी, आप धोती पहनकर सोती हैं, जिस पर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और गुस्से भरी नजर से उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि बहू, आइंदा मेरे मामलात को बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं, और हाँ, याद रखना कि जब तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया करूँ तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे कमरे के अंदर कदम मत नहीं रखोगी। मैं उनकी आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हो गई और चुप कर गई। सास की तरफ से ध्यान हटाकर मैंने नंद की तरफ गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी माँ के साथ कमरे में सोने से बहुत डरती थी। सुबह वह कमरे से डरी सहमी निकलती थी और रात को भी बहुत देर तक मेरे पास बैठी रहती ताकि कमरे में देर से जाया जाए, या शायद फिर वह कमरे में जाना ही नहीं चाहती थी। यह हालात देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और मुझे यह जिद लग गई कि मुझे हर हाल में अपनी सास का राज जानना ही होगा। एक दो बार मैंने अपनी नंद से भी पूछने की कोशिश की, वो मुझसे कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते चुप हो जाती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी खलबली मची हुई थी कि यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है, और इस बात को तो यह अपने पति को ही नहीं कह सकती थी। अपने ऊपर काबू किए जिंदगी गुजारने लगी, मगर उसे रस को जानने का मौका ईश्वर ने खुद ही मेरी झोली में डाल दिया। मेरे पति को किसी काम से शहर जाना पड़ा तो मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी नंद का रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। वह जल्द ही मान गई और खुशी खुशी मेरे कमरे में आकर सो गई। जब वो सो गई तो मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी नंद की जगह लेट गई और अपना मुंह चादर से ढाक लिया। सोने की एक्टिंग करने लगे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह उठते ही देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी सास इतनी ठंड में जमीन पर बेसुध सोई आंखें बंद किए बैठी थी, और उनके करीब मेरी शादी वाला लहंगा पड़ा था, जिसमें जगह जगह काफी छेद हो रहे थे। यह देखकर मैं तेरे होश उड़ गए। भला क्या हो रहा था? सास वैसे ही आंखें बंद किए बैठी थी और जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे पैर में अचानक ही मोच आ गई। मुझे उस वक्त अपनी सास की बहुत ही डर लग रहा था। मुझे उस कमरे में बहुत खतरा महसूस हो रहा था। अचानक ही मेरी सास ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो रही थी और मुझसे कहने लगी, मैंने मना किया था ना कि तुम मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आ गई? सास की आवाज़ बहुत ही खतरनाक लग रही थी और उनके मुंह में बहुत ही बदबू आ रही थी। मैंने कहा कि माँ, कि मुझे माफ़ कर दीजिए और आइंदा आपके कमरे में कभी नहीं आऊँगी और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी। उस वक्त मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह मुझसे कुछ भी कहती तो मैं खैर
कर जाती। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, माफ़ कर देती हूँ, लेकिन यह बताओ कि तुम किस बात की जासूसी में लग गई हो? मेरी सास ने मुझसे रौब से पूछा और मैं रोने लगी। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यहाँ सोने आई थी। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। इससे पहले कि माँ जी दोबारा मुझे कोई जवाब देती, अचानक से ही दरवाज़ा खुला। मेरा पति अंदर आया। उन्होंने देखते ही मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। लगभग 7 घंटे बाद मैं होश आई तो मेरे पास मेरी नन और मेरा पति बैठे हुए थे। उन्होंने देखते ही मैं दोबारा से चीखते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही माँ जी के कमरे में जाऊँगी। मेरी नन मेरी तरफ आई और उसने मुझसे पानी पिलाया और मेरी कमर सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब मैं अपने होश हवास में वापस आई तो मैंने रितेश का हाथ थामा, उनसे पूछा, रितेश आपको मेरी कसम है, आप मुझे सब कुछ सच-सच बता दीजिए कि यह सब क्या हो रहा था। मेरी बात पर रितेश कुछ देर तक चुप बैठे थे और कहने लगे कि मासी जिसे तुम बड़ी अम्मा कहती हो, वह और मेरी माँ दोनों सगी बहनें हैं और मेरी मासी को कोई तांत्रिक बाबा मिल गया जिसके पास रहकर उन्होंने थोड़ा बहुत काला जादू सीख लिया है। यह तब की बात है जब उनकी शादी हुई थी। उनके घर के पति अलावा और कोई नहीं था। वो तो चुपके-चुपके काला जादू करने लगी थी, जिसकी वजह से कभी उनकी कोई औलाद नहीं हुई। जब उनके पति को उनकी हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका तलाक दे दी। फिर वह यहाँ हमारे घर आकर बस गईं, लेकिन मेरी माँ को मना किया था कि वह किसी के इस बारे में ना बताएँ। लेकिन वह उनकी बहन है, वह तो 4 गाँव में जाती थी और खाने-पीने का सामान ले आती थी। यह बात कहकर वह विधवा और गरीब है। उनकी इस बात पर लोग उनकी मदद कर दिया करते थे। इसी तरह कुछ औरतें उनके पास अपनी परेशानियाँ हल करवाने लगीं, तो वह उनकी परेशानियों को भी अपने काले जादू से हल कर देती थी। इसी दौरान मुझे तुम पसंद आ गई, तो मैंने अपनी मासी से की मदद ली और तुम्हें बहाने-बहाने से मीठा खिलाने लगी, जिस पर जादू किया जाता है। वह मीठा तुम्हारे घर वालों को भी खिलाया और इसी तरह तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इधर तो मासी ने मुझे तसल्ली दिला दी थी कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, लेकिन तुम्हारी तरफ मेरी माँ को तुम पसंद नहीं थी। उन्होंने मासी को मना किया, मगर मेरी जिद के आगे माँ ने सर झुका लिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी शादी का लहंगा दिया और वापस वह लहंगा मेरी माँ को दे दिया। मेरी माँ भी थोड़ा बहुत काला जादू जानती है, तो मासी की मदद से वह तुम्हारे लहंगे पर जादू करने लगी ताकि तुम्हें कभी औलाद ना हो और मैं तुम्हें खुद छोड़ दूँ, या तुम मुझसे खुद ही तलाक ले लो। मासी का अब पता नहीं कौन से गाँव में जाकर काला जादू कर रही हैं और पता नहीं कब वापस आएँगी। तो इसलिए मासी ने मेरी माँ को वह काला दुपट्टा दिया हुआ था जिस पर जादू का असर होता था। माँ रोज़ उस दुपट्टे को बाँधकर तुम्हारी शादी के लहंगे पर काला जादू करती थी, ताकि तुम्हारे कभी औलाद ना हो। यह बात मुझे मालूम नहीं थी। जब मैं वापस सुबह आया तो मेरी बहन यहाँ सो रही थी। मैंने इससे तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे बताने लगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करें, इसलिए कि वह मेरी शादी के खिलाफ थी। जब मैंने वहाँ तुम्हें बेहोश और माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा तो मैं समझ गया कि माँ तुम पर जादू कर रही है और आज से नहीं, शादी से पहले से ही यह जादू तुम्हारे ऊपर हो रहा था। यह बात भी मुझे मेरी बहन सीमा ने ही बताई थी। तुम्हारा दिल मुझसे और मेरे घर वालों के साथ मासी की तरफ से इसलिए इकट्ठा हो गया था, लेकिन आज मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, ना चाहो और नहीं चाहो तो मेरे साथ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करने लगा था और मजबूर हो गया था। मैं खुद कुछ लम्हे रितेश को बगैर पलके झपकाए देखती रही। उस वक्त तो मेरा दिल दिल जा रहा था कि रितेश के साथ ही रहूंगी, मगर मैं अपनी जिंदगी की बुनियाद काले जादू की ही दौलत हासिल की गई मोहब्बत पर नहीं रह सकती थी। रितेश ने मुझे काफी कस्में खाई कि वह अपनी माँ को छोड़ देगा, अपनी मासी को छोड़ देगा। अब चाहे मेरे लिए उनको छोड़ भी दे, मेरी ज़िंदगी तो खराब हो चुकी थी और मैं उन्हें छोड़कर अपने घर वापस आ गई। जाते वक्त मैंने तेज की बहन मीना से पूछा, क्या तुम इस दलदल में रहना चाहती हो, और अगर नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है।
تو میں تمہارا بہنوں کی طرح خیال رکھوں گی۔ میری ساس کی حرکتوں پر میں پہلے ہی پولیس کو فون کر چکی تھی اور بڑی اماں کی ساری جانکاری پولیس کو دے چکی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بڑی اماں واپس آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکے۔ مینا میرے ساتھ میرے گھر آ گئے اور اب میری دیر سے طلاق بھی ہو چکی تھی۔ اسی دوران میرے گھر والوں نے مینا کے لیے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ مینا اپنی زندگی بہت خوش ہے اور مجھے بھی امید ہے کہ میری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو میرا بھی حصہ ہوگا۔ میں بھی اپنی آنے والی زندگی سے بہت امید لگائے بیٹھی ہوئی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دھنیواد۔